हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारा जो तीसरा चैप्टर चल रहा है, जो क्लास 12 फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका चौथा जो लेक्चर है उसको पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? जो सेल होते हैं, एक नॉर्मल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, और उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि जब सेल को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो सेल के कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं, क्या वो प्रॉपर्टी रखते हैं, क्यों उनका यूज किया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, ये पूरा जो लेक्चर है वो सेल के बारे में और सेल की प्रॉपर्टीज के बारे में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सेल होता क्या है। सेल जो है वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सेल एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि करता क्या है, एनर्जी कन्वर्जन का काम करता है। एनर्जी कन्वर्जन का मतलब यहाँ पर हो गया कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर किसको कन्वर्ट करता है? वो करता है केमिकल एनर्जी को, या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी को कन्वर्ट करता है। किस में करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा जो है, रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये होता है। अब क्या बात है, पहली बात तो ये आप डायग्राम दे सकते हो। जैसे मान लो एक पात्र है, इस दो इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। एक इलेक्ट्रोड कहलाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा कहलाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसका जो पोटेंशियल होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का, वो V प्लस बोल सकते हैं हम। प्लस यहाँ पर जो साइन है वो बता रहा है कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और V है इसका, तो V प्लस हो गया। ये जो है वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको हम दिखाएंगे V माइनस से। तो चूंकि इसका नेगेटिव है पोटेंशियल, तो इसके आगे साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। इसके आगे जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का। तो ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया जिसका पोटेंशियल जो है वो है V प्लस, दूसरे का है माइनस का V माइनस। अगर हम इसको, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक इलेक्ट्रोलाइट में डुबो देते हैं, तो डुबोने के बाद में इलेक्ट्रोलाइट, पहली बात तो होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके से ऐसा केमिकल हो जाता है या ऐसा लिक्विड हो जाता है, हो सकता है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो। तो वो क्या करता है, उसमें आयंस जो होते हैं वो इजीली टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल पानी में अगर हम NaCl भी जोड़ेंगे, नमक का पानी होगा, वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, जैसे ही हम इनमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं, इन पोटेंशियल्स के कारण ये जो इनके आयंस होते हैं वो टूट जाते हैं और अपने अपोजिट डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। जैसे Na पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, Cl नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। सर्किट जैसे ही पूरा होगा तब। तो ये जब एक दूसरे की ओर जाते हैं तो करंट का फ्लो होता है, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहे हैं, और जब चार्ज फ्लो होते हैं तो क्या बनती है? करंट बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो हम कह सकते हैं ए डिवाइस दैट मेंटेन्स ए स्टेडी करंट बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और एक स्टेडी करंट मतलब स्थायी धारा प्रदान करता है। तो प्रतीक चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? इस प्रकार से होता है। एक बड़ा इलेक्ट्रोड दिखाया जाता है, एक छोटा इलेक्ट्रोड दिखाया जाता है। यहाँ पर बड़े छोटे से मतलब क्या है? प्लस और माइनस। मतलब जो बड़ी डंडी दिखाई जाती है उसको मतलब होता है कि वहां पर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो बड़ा है या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिव वाला क्या है? लो पोटेंशियल पर है या छोटा या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब हम इसके ईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं। ईएमएफ और साथ में टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीन डेफिनेशंस ऐसी हैं जो बार बार में बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होती है। इनको देखो आप, जब ये सेल होता है, इसमें मान लो एक बार के लिए कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इस आर की वैल्यू या तो आप कह सकते हो इन्फिनिटी है, तभी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, या फिर आर ये है ही नहीं, सर्किट जो है वो खुला है। तो हम ये कह सकते हैं जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, उस समय पर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल का डिफरेंस वो क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। मतलब पहले का कितना है? V प्लस है, दूसरे का कितना है? माइनस का V माइनस है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा, जिसको हम E से लिखते हैं। और E की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? V प्लस, माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस V माइनस। तो E इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस इज इक्वल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ भी है E इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस। तो कह सकते हैं द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब सर्किट में से कोई भी करंट नहीं निकल रहा हो, सेल में से कोई करंट नहीं जा रहा है, उस समय पर इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। और क्या कहलाता है?
वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। यहाँ पर ये फोर्स नाम जरूर आ रहा है, यहाँ पर फोर्स नहीं है, इसीलिए देखो नीचे लिखा हुआ है सबसे नीचे कि ईएमएफ इज नॉट ए फोर्स, इट इज एन एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब ये तो क्या है, वही है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है बाद में, एनर्जी के। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जो एनर्जी ये सेल पर यूनिट चार्ज पर लगा सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। पर अगर मान लो चार्ज इसमें फ्लो हो रहा हो तो क्या होगा, जब भी चार्ज फ्लो होता है तो जो इस इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस हैं उनके बीच में से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो बार बार में बहुत सारी कोलिजन्स होती हैं, और कोलिजन्स के बाद में हमने पढ़ा है एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब चूंकि ये सेल के अंदर के आयंस ही हैं, बाहर एक्सटर्नल सर्किट है उसके नहीं है, इंटरनल जो सर्किट है उसके हैं। इंटरनल जो आयंस हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स टू द फ्लो ऑफ आयन। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके द्वारा जो भी आयनों के फ्लो में क्या करा जाएगा, एक बैरियर क्रिएट किया जाएगा, जो विरोध उत्पन्न किया जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। और अब मान लो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या है, सर्किट अपना क्लोज है, हमने स्विच को जोड़ दिया। इसे जोड़ने के बाद में क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होते समय इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। क्योंकि सेल के ये दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या कहलाते हैं, टर्मिनल कहलाते हैं, और इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। The potential difference across the electrodes when current is being drawn, मतलब जब करंट ड्रॉन मतलब निकल रहा हो, जब करंट फ्लो हो रहा हो उस समय इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। अब आपको ही पता है जब हमने उसमें से कुछ करंट को निकाल लिया तो कुछ ना कुछ वोल्टेज में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ के बाद में जितना वोल्टेज बचेगा वो उससे थोड़ा सा क्या मिलेगा अपने को, कम मिलेगा। करंट जब फ्लो होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ वोल्टेज में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ V इज लेस देन, हमेशा क्या होगा, E से कम होगा। तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब क्या है, जब सेल में से करंट फ्लो हो रहा हो तब हम क्या कहेंगे, उसको डिस्चार्जिंग कंडीशन कहेंगे। और चार्जिंग कंडीशन कौन सी हो जाएगी, जब हम सेल को चार्ज कर रहे हो, सेल के अंदर से करंट फ्लो करवा रहे हो, तो ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। ठीक है। अब देखो ईएमएफ में और टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस क्या होता है। ये डिफरेंस होता है, देखो पहली बात तो ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट का होता है और टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्लोज सर्किट में होता है। जब सर्किट बंद हो तब तो हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज है, और जब हम कहेंगे सर्किट ओपन है तब अब क्या होगा, ईएमएफ होगा। जब करंट इसमें से नहीं निकल रहा हो और करंट निकल रहा हो तब क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज। मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पॉसिबल जो है, मैक्सिमम पॉसिबल जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। और जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमेशा ईएमएफ से क्या मिलता है अपने को, कम मिलता है। पर कब, डिस्चार्ज कंडीशन में। अगर आपको क्या चार्जिंग कंडीशन में, तो चार्जिंग कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज ई से ज्यादा मिलता है अपने को। डिपेंडेंस जो होगी, डिपेंडेंस ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब क्या होता है, ईएमएफ जो होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन से इलेक्ट्रोड्स का यूज किया है, इलेक्ट्रोलाइट का हमने कौन सा यूज किया है, उसमें कौन से आयन प्रेजेंट हैं। जबकि टर्मिनल वोल्टेज जो है डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन, मतलब उसमें से कौन से कितना करंट निकला है उस पर डिपेंड करेगा। और साथ में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो यूज किया गया है उस पर टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता है। मेजरमेंट टूल क्या है, ईएमएफ जो है एक पोटेंशियोमीटर से किया जाता है, ये आपके प्रैक्टिकल भी होता है। और टर्मिनल वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, अब अगर आपको सेल इक्वेशन फाइंड करनी हो, जिसको हम कह सकते हैं कि V में और E में, मतलब टर्मिनल वोल्टेज में और ईएमएफ में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है वो निकालना हो। अब ऐसा देखिए कि मान लो ये पूरा सर्किट है और इस सर्किट में टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है किन के बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो हमें पता है ईएमएफ होता है, जिसको हम E से लिखते हैं। अब ये क्या करेगा, टोटल जो दो टाइप के एक्सटर्नल प्लस इंटरनल वोल्टेज को प्रदान करेगा। कैसे करेगा, टोटल जो काम कर रहा है वो बाहर तो कितना दे रहा है, V दे रहा है। जो दो जब सर्किट में करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, वो V दे रहा है। पर हमें पता है V जो होता है वो E से थोड़ा सा कम होता है, पर कितना कम होता है, क्यों कम होता है,
वो इसलिए होता है कि यहाँ पर जो है आई आर का वोल्टेज ड्रॉप आता है, जो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। मतलब किसी सेल में दो चीजें होती है, एक तो उसका ईएमएफ होता है और साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस तभी काम आता है जब सर्किट में करंट फ्लो होता है, और सर्किट में करंट फ्लो जब होगा तो वो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, वोल्टेज में कुछ कमी कर देगा, और वो कितनी करता है, वो आई आर करता है। तो कुल मिला के जो टोटल पोटेंशियल होता है ई, वो वी और आई आर के सम के इक्वल होता है। वी तो हो गया जो एक्सटर्नल पोटेंशियल काम आ रहा है हमारे, और आई आर हो गया उसके अंदर जो पोटेंशियल खर्च हो रहा है वो है। तो यहाँ पर हम लिख दिया वी प्लस वी इंटरनल। अब वी इंटरनल है कितना, वो आई आर है। तो ये हो गया E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो V की वैल्यू क्या आएगी, इससे V आ जाएगा E माइनस आई आर। इसको हम बोलते हैं सेल इक्वेशन या सेल समीकरण। आई आर जो है रिप्रेजेंट्स द लॉस्ट वोल्ट्स एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सेल इटसेल्फ टू ओवरकम इट्स ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, सेल को खुद को बाहर एनर्जी देने के लिए खुद के अंदर से आयन्स को गुजारने के अंदर जो वोल्टेज खर्च हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आई इंटू आर बोलते हैं। मतलब जो आंतरिक प्रतिरोधों के कारण वोल्टेज में कमी होती है वो होती है माइनस की आई आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान रखो, ये डिस्चार्जिंग के टाइम की इक्वेशन काम की है। अगर यही इक्वेशन को हमें लिखना हो चार्जिंग के टाइम में, चार्जिंग के टाइम में क्या होता है, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। यहां पर क्या आएगी, प्लस की वैल्यू आएगी, वहां पर डिस्चार्जिंग के टाइम पर माइनस की वैल्यू आएगी। अब अगर V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर है, अब एक चीज देखो, ये तो था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर जब सर्किट के अंदर की बात हम कर रहे थे। सर्किट के बाहर भी तो हो सकता है, जैसे मान लो अपने पास ये एक सेल हो, इसमें ये इलेक्ट्रोड्स हैं और बाहर से हमने एक रेजिस्टेंस को जोड़ रखा है जो कि R है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में नीचे वाले सर्किट से हमने जब वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की तो हमारे पास V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आ गया। पर जब हम ऊपर वाले से सर्किट से निकालेंगे, ऊपर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, तो वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, V इज इक्वल टू आई आर। अब इन दोनों के बिंदुओं के बीच में चाहे ऊपर से काउंट करो चाहे नीचे से काउंट करो, पर वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और वोल्टेज कितना आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। जब दोनों V बराबर ही हैं तो हम इन दोनों को भी आपस में बराबर लिख देंगे। तो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो अब माइनस के आई आर को इधर लेके आओ, आई आर प्लस आर इज इक्वल टू ई। तो आई की वैल्यू लास्ट में कितनी आ जाएगी, ई अपॉन आर प्लस आर। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब ये एक तरीके से है क्या, देखो करंट कितना फ्लो होगा, ऊपर तो है टोटल पोटेंशियल, नीचे है टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। आर जो है कैपिटल आर तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा जो कि हमें ईएमएफ से जब डिवाइड करेंगे तो हमें नेट करंट की वैल्यू मिल जाएगी। किसी भी सेल में जो टोटल करंट फ्लो हो सकता है, मैक्सिमम जो करंट हो सकता है वो कितना हो सकता है, जब ई अपॉन आर प्लस आर की जगह हम आर की वैल्यू क्या रख दें, जीरो रख दें। जीरो मतलब हमने सर्किट को शॉर्ट कर दिया, बिना कोई रेजिस्टेंस के सीधा जोड़ दिया, तब क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होगा। आर तो स्मॉल आर तो अब जीरो हो नहीं सकता क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो खुद का सेल का है, वो तो जीरो होगा नहीं। तो मैक्सिमम करंट इतना फ्लो हो सकता है, पर होता क्या है, इतना मैक्सिमम करंट कभी भी किसी भी बैटरी के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि जब इतना करंट फ्लो होगा तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स इतनी ज़्यादा बढ़ सकती हैं और स्पार्किंग हो सकती है और परमानेंटली कोई भी सेल डैमेज हो सकता है। इसलिए एक अलाउड करंट होता है किसी भी वायर के लिए, किसी भी बैटरी के लिए, कि इससे ऊपर का करंट हमें इसमें फ्लो नहीं करवाना है। अब हम बात करते हैं सेल के कॉम्बिनेशंस की। अगर आपको सेल समझ में आ गया तो अब जाके हम स्टार्ट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का संयोजन। अब किसी भी सेलों का संयोजन किया क्यों जाता है, सबसे पहले तो वो पढ़ते हैं। दो टाइप से होता है, सबको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। रीजन क्या है वो समझना है। जब भी हम रिमोट की बात करते हैं, रिमोट जैसे मान लो 3 वोल्ट पर चलता है, तो 3 वोल्ट पर चलने का मतलब हो गया हमारे पास जो सेल होते हैं वो 1.5 वोल्ट के होते हैं, 1.5 वोल्ट लिखा होता है उन पर। तो अगर हमें 3 वोल्ट पर चलाना है तो उसका वोल्टेज हमें यूज करना है, वोल्टेज बढ़ाना है, करंट हमें नहीं बढ़ाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। और इंक्रीज टोटल वोल्टेज, मतलब हम क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का काम क्या होता है, वोल्टेज को इंक्रीज करने का। यूज व्हेन यू नीड मोर वोल्टेज देन ए सिंगल सेल कैन प्रोवाइड, मतलब अगर हमें जो एक सेल जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है उससे हमें अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं आपको, फ्लैश लाइट हो गई, टॉर्च हो गई, जो अपनी टीवी रिमोट्स होते हैं, इन सब में सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है।
अब क्या होता है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करना है मतलब कब करना होता है, टू इंक्रीज करंट कैपेसिटी। मतलब क्या है, जब हमें वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें सेम उसी 1.5 वोल्ट के ऊपर ही करंट ज्यादा चाहिए, तो करंट अगर ज्यादा चाहिए तो हमें किसका यूज करना पड़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ता है। यूज व्हेन यू नीड टू ड्रॉ ए लार्ज करंट और एक्सटेंड ओवरऑल बैटरी लाइफ। मतलब क्या है, हमें बैटरी लाइफ को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल है जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, पावर बैंक्स होते हैं, पावर बैंक्स में सब में कौन सा यूज़ होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। अब देखो दो तरीके होते हैं। एनसीईआरटी में जो तरीका दे रखा है वो किसी भी सेल को दिखाने का तरीका ये दे रखा है कि इसमें ऊपर तो लिख दिया इसका ईएमएफ, नीचे लिख दिया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि दो चीजें होती हैं सेल के अंदर। अब तरीका ये भी सही है कि हम इसको ऐसे दिखाएं कि जैसे ईएमएफ ऐसा दिखा दिया हमने, और इसके सीरीज में हमने क्या दिखा दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया। एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है इसमें। अब जैसे इसमें डायग्राम में जो दिखा रखा है, जैसे मान लो एक सेल दिखा रखा है, इसके सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा रखा है इसका, तो ये पहला सेल है, ये जो पहला ग्रुप दिखा रखा है आपको, सेल फर्स्ट, सेल सेकंड, सेल थर्ड। अब आप देखो इसमें तीनों सेल में सेम करंट फ्लो होगा, करंट आई इज द सेम थ्रू एवरी सेल, पर तीनों का वोल्टेज जो होगा, जैसे मान लो इसका कितना है V1, ये कितना वोल्टेज दे रहा है V2, और ये कितना वोल्टेज दे रहा है V3, तो इन दोनों एंड्स जो A और B हैं, इन पर नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये टोटल वोल्टेज हमें मिलेगा। अब हम V1 V2 V3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो कैसे करेंगे, वो इस प्रकार से करेंगे। हमें सेल इक्वेशन पता है, हमें सेल इक्वेशन पता ऐसे है कि V इज इक्वल टू होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। तो पहले सेल के लिए हम अगर यूज करें तो V1 इज इक्वल टू E1 माइनस आई R1, आई तो सब में सेम है। सेकेंड के लिए यूज करेंगे तो V2 इज इक्वल टू E2 माइनस आई R2। इसी प्रकार से तीसरे के लिए यूज करेंगे तो V इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू E3 माइनस आई R3, और इन तीनों की वैल्यू हम इस समीकरण में रख देंगे। रखने के बाद में हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2 प्लस E3 माइनस आई R3। इसमें जो E वाले टर्म्स हैं उन सबको एक साथ में लिख लो, E1 प्लस E2 प्लस E3। अब इनमें माइनस आई R1 माइनस आई R2 माइनस आई R3 है, इनमें सब में माइनस आई कॉमन ले लो तो बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे समझो इन तीनों सेलों को कंबाइन करके हमने एक सेल बना दिया, और उस एक सेल का ईएमएफ कितना है, ई इक्विवेलेंट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट है, और उसी आर पर ये काम करें जिस पर ये पहले करे थे। पहले जैसे देखो यहाँ पर भी हमें क्या मानना है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान के चलना है जिसकी वैल्यू कितनी है, आर है। ये उसी आर पर काम कर रहे हैं और सेम प्रॉपर्टीज रख रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम सेल इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वही वोल्टेज देनी चाहिए, इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट इनका क्या होना चाहिए, ईएमएफ होना चाहिए, माइनस आई आर इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो V की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। अगर हम इस V की जगह बराबर में क्या लिख दें, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, तो हम इनका अगर कंपैरिजन करें तो हमारे क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, E1 प्लस E2 प्लस E3, माइनस के साइन से पहले, यहाँ पर माइनस के साइन से पहले क्या लिखा हुआ है, ई इक्विवेलेंट, तो हमने क्या लिख दिया, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ये इक्वेशन देख सकते हो आप। फिर है माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, फिर आई लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आई लिखा हुआ है, तो बचा क्या, इधर बचा है आर इक्विवेलेंट, वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर लिखा हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या होता है, सीरीज में जो नेट पोटेंशियल होता है, जो एक ईएमएफ होता है, वो सीधा जुड़ता है। जितने भी सेल आपके पास हैं उन सब के ईएमएफ को आप सीधा जोड़ सकते हो, उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उन सबको भी आप सीधा जोड़ सकते हो। और इंटरनल रेजिस्टेंस का तो बहुत सिंपल सा काम है, क्योंकि तीनों सीरीज में है। देखो यहाँ पर जो तीनों रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज में है, और सीरीज में होने से हमें पता है नेट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध हमें कितना मिलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपली इसी प्रकार से मिलता है। तो वही यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसा मानो कि तीन सेल तो जुड़े हुए हैं, पर बीच में एक की पोलरिटी को हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब जैसे अभी तो क्या जुड़ रखा था, माइनस वाले से प्लस, फिर माइनस वाले से प्लस, अगले एंड टू एंड जुड़ रहा था, पर हमने क्या कर दिया, एक को उल्टा लिख दिया, इधर माइनस से माइनस को जोड़ दिया। तब ये क्या होगा, देखो इनके जो ईएमएफ होंगे ना, जिसको हमने उल्टा किया उसका साइन किसका आएगा, जिसको हमने उल्टा किया है उसका साइन तो आ जाएगा माइनस, और बाकी सब रहेंगे सेम।
तो E1 माइनस E2 प्लस E3 मतलब क्या है, जैसे मान लो ये 1.5 वोल्ट का है, ये दूसरा 1.5 वोल्ट का है और तीसरा भी 1.5 वोल्ट का है। तो अगर हमने इस प्रकार से ही जोड़ रखा है तब तो क्या बनेगा, 1.5 माइनस 1.5 प्लस 1.5, टोटल कितना हो जाएगा, सिर्फ 1.5। तो 3 जोड़ो चाहे 1 जोड़ो एक ही बात हो जाएगी। पर अगर हमने इसको सही से जोड़ रखा है तो ये प्लस होगा और कितना देगा, 4.5 वोल्ट। और रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करता। आप कितना ही उल्टा सीधा करो, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो साइन पर डिपेंडेंट नहीं करती, इसलिए नेट रेजिस्टेंस जो है उसमें प्लस का साइन ही रहेगा, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पैरेलल की बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। इसमें ऐसे मानो कि दो सेल हैं हमारे पास E1 और E2, और इनके जो श्रेणी क्रम में या हम कह सकते हैं सीरीज में हमने R1 और R2 जोड़ रखे हैं। पहले के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन देखो इधर होगी, इसमें डायग्राम पर मत जाना आप सीधा। करंट की डायरेक्शन E1 से निकलेगी तो यहाँ पर डायरेक्शन होगी, E2 से निकलेगी तो यहाँ पर डायरेक्शन होगी। पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो ठीक है डायरेक्शन आप थोड़ा सही कर लेना, इसको डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है ऐसा। ठीक है, अब देखो पहले में वही हमें करना है, इन दोनों एंड्स के ऊपर नेट वोल्टेज चाहे ऊपर वाले पाथ से चलो चाहे नीचे वाले पाथ से चलो, वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। पर ये जो करंट आ रहा है वो आई, ऊपर वाले में कितना है I1, नीचे वाले में कितना है I2, मतलब दोनों सेल जो अलग अलग करंट हमें प्रदान कर रहे हैं वो कितना कितना कर रहे हैं, I1 और I2। तो नेट जो करंट हमें मिलेगा I, वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों तरफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट जो होगा वो कैसा होगा, I1 प्लस I2। अब हमें I1 की वैल्यू फाइंड करनी है और उसी सेल इक्वेशन से करनी है। सेल इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। पहले सेल के लिए वोल्टेज कितना है, V है, EMF कितना है, E1 है, करंट कितना है, I1 है, रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो इससे केवल अगर हम I1 की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी आएगी, E1 माइनस V अपॉन R1। इसी प्रकार जब हम I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे वो कितनी आएगी, E2 माइनस V अपॉन R2। ये आपको दे भी रखी है, आप देख सकते हो कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। फिर हमने कर दिया क्या, V की वैल्यू रखी E1 माइनस IR1 फॉर सेल L1, फॉर सेल 1 एंड फॉर सेल 2 हमने लिखा यही सेम चीज, I1 और I2 की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, E1 माइनस V अपॉन R1 और E2 माइनस V अपॉन R2। हमने इनमें क्या किया, I1 और I2 की वैल्यू इस समीकरण में रख दी। इससे I की वैल्यू क्या बनी, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। क्योंकि देखो जब आप इस समीकरण में डिवाइड करोगे, R1 से इसको भी डिवाइड करोगे, R1 से इसको भी डिवाइड करोगे, तो E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब जो E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2 उनको साथ में लिख लो, ये लिख दिया। और इसी प्रकार से माइनस V कॉमन लेके आप 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 को भी इधर हमने लिख दिया। अब वही तरीका ये रहेगा कि मान लो इस पूरे की जगह हम एक सेल जोड़ दें, एक सेल हमें जोड़ना है जिसका E इक्विवेलेंट तो है EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट, करंट कितना दे रहा है I दे रहा है। ठीक है, तो इसकी सेल इक्वेशन क्या बनेगी, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे I की वैल्यू क्या आएगी, I की वैल्यू आएगी E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। और फिर हम ये कह सकते हैं कि I की वैल्यू बनेगी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, और इससे हम देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे ये इक्वेशन जो है आपके पास आ जाएगी ये वाली। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, देखो जब हम ये देख सकते हैं कि I की दोनों वैल्यू बराबर है तो इन दोनों के राइट हैंड साइड पे आप फोकस करो, बीच में साइन माइनस का है, यहाँ पर भी साइन माइनस का है। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। साथ में ये माइनस का V है, यहाँ पर भी माइनस का V है, यहाँ पर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, देखो ये रहा। तो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसके इक्वल हो जाएगा। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप पहले सेकंड वाली देखो, जो पैरेलल रेजिस्टेंस रूल होता है क्या उसी के अनुसार है क्या, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं
1 अपॉन आर इक्विलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बटे R1 R2। ठीक है, अब हम क्या लिखें, अब हम ऐसा लिख दें कि इसको रिवर्स करें तो आर इक्विलेंट क्या इसके इक्वल आ जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये हो गया आर इक्विलेंट का मान, ठीक है, जो आपके पास ये लिखा हुआ नीचे लास्ट में। अब क्या है, इस आर इक्विलेंट की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। और जब इस R इक्विवेलेंट को हम उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू है किसके बराबर, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो R1 R2 से R1 R2 कट जाएगा और बचेगा क्या, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लेना, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे मान लो आप एक ट्रिक है, ठीक है, और ये आपके काफ़ी काम भी आएगा, यहाँ तक आपको प्रूफ भी करके आना है। ठीक है, अब ये आपको बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है डिस्चार्जिंग कंडीशन में, चार्जिंग में होता है E प्लस आई आर। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे EMF सीधे जुड़ते हैं, रेजिस्टेंस सारे सीधे जुड़ते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट क्या सारे जो होते हैं सबके अलग अलग सेल्स के वो सब का सम होता है। इसी प्रकार से नेट रेजिस्टेंस जो मिलता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, वो भी 1 अपॉन RI जितने भी होते हैं उन सबका सम होता है। कुछ टिप्स हैं आपके लिए, देखो आइडियल सेल के लिए हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। ये लाइन याद रखना अलग से इंपॉर्टेंट है। हमेशा आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, R इज इक्वल टू 0 होता है। I जो मिलता है उसमें E अपॉन R मिलता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।